हेलो स्टूडेंट, पॉलिटी की रिवीजन श्रृंखला में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे संघीय कार्यपालिका के बारे में, जो संविधान के भाग 5 के अंतर्गत संघ में आती है। भाग 5 संघ के बारे में बताता है, जो अनुच्छेद 52 से 151 तक की व्याख्या करता है, जिसमें संघ के कार्यपालिका के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में, भारत के महान्यायवादी के बारे में और भारत के महाधिवक्ता के बारे में पढ़ेंगे। एक एक करके सभी को पढ़ेंगे और उनके बारे में विशेषताओं को देखेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती हैं। पढ़ते हैं। संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत आता है पहले नंबर पर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से संबंधित इम्पोर्टेंट भाग क्या है, जैसे अनुच्छेद 53 का क्लॉज 1 में कहा गया है कि संघ कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं और उसके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। तो क्या कहा गया है 53 में, क्या कहा गया है 53 के क्लॉज 1 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। यह राष्ट्रपति के संदर्भ में बताया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से निर्वाचित होते हैं भारत के राष्ट्रपति, और इन्हें आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से इनका निर्वाचक गण द्वारा इन्हें चुना जाता है। यदि राष्ट्रपति के चुनाव के समय किसी विधानसभा में कुछ स्थान खाली है या किसी राज्य की विधानसभा भंग है, तो इससे राष्ट्रपति चुनाव बाधित नहीं होगा। जो उस समय विधानसभाओं में है उनके मतदान को पर्याप्त समझा जाएगा। ये अनुच्छेद 53 के क्लॉज के 1 के अंतर्गत दिया गया है। अब पढ़ते हैं राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की अर्हताएं किस अनुच्छेद में दी गई हैं। अनुच्छेद 58 में दी गई हैं, जिसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। दूसरा आता है कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा आता है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन लाभ का पद धारण ना करता हो। कहाँ कौन कौन सी विशेषताएं दी गई हैं, क्या क्या अर्हताएं इसकी होती हैं। पहला तो ये होता है कि वह इन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो और भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन लाभ का पद का धारण ना करता हो। लाभ के पद के प्रयोजन में के लिए भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल, केंद्र या राज्य सरकार के किसी मंत्री को लाभ के पद का धारक नहीं समझा जाएगा। भारत के राष्ट्रपति होने के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है, जैसा कि अमेरिका में है। यदि नागरिकता अर्जित हो तो भी राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी हो सकता है। ये भारत के संदर्भ में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं, विवादों की जांच और फैसला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 71 के क्लॉज 3 में कहा गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी विषय का विनिमय संसद विधि द्वारा किया जाएगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी विनिमय किसके द्वारा किया जाएगा? संसद विधि के द्वारा किया जाएगा, जो अनुच्छेद 71 के क्लॉज 3 में कहा गया। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए किसी प्रत्याशी के नाम कम से कम 50 मतदाताओं और प्रस्तावित और कम से कम 50 द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। अनुच्छेद 57 में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में पहले निर्वाचित हो चुका है तो भी उसे पुनः इस पद के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, अर्थात राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है। तो इसमें क्या कहा गया है अनुच्छेद 57 में कि कोई भी व्यक्ति यदि राष्ट्रपति के पहले निर्वाचित हो चुका है तो भी उसे पुनः इस पद पर चुनाव लड़ने का अधिकार होगा और अर्थात राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है। अब पढ़ते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों के बारे में, जिनमें पहली आती है विराम, जिसको रिस्पाइट कहा जाता है। इसका अर्थ आता है कि दंड पाए हुए व्यक्ति की विशिष्ट अवस्था के कारण उसके दंड की कठोरता को कम करना, जैसे गर्भवती स्त्री की मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलना, ये विराम होता है।
लघुकरण जो राष्ट्रपति की दूसरी शक्ति क्षमादान की शक्ति है, जिसमें आता है कि किसी कठोर व्यक्ति के दंड के स्थान पर हल्की प्रकृति का दंड जो को साधारण कारावास में या मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल देना, यह लघुकरण कहलाता है। तीसरा आता है परिहार या रेमिशन के बारे में, जिसका अर्थ होता है कि दंड के आदेश की प्रकृति बदले बिना दंड की मात्रा को कम कर देना। जैसे 5 वर्ष के कठोर कारावास को कम करके 2 वर्ष का कठोर कारावास में बदल देना। क्षमा आता है, क्षमा के अंतर्गत इसका अर्थ है कि अपराधी को दंड या दंडादेश से पूरी तरह मुक्त कर देना, और क्षमा देने पर सिर्फ दंड समाप्त नहीं होता है बल्कि दोष सिद्धि अपराधी ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जैसे कि उसने कोई अपराध किया ही नहीं था। प्रिविलम या रिप्राइव के बारे में, इसका अर्थ होता है कि मृत्युदंड को अस्थायी तौर पर निलंबित कर देना। तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? विराम, लघुकरण, परिहार, क्षमा, प्रिविलम या रिप्राइव। जिसमें विराम का अर्थ होता है कि दंड के पाए हुए व्यक्ति की विशिष्ट अवस्था के कारण उसके दंड की कठोरता को कम करना। लघुकरण का अर्थ होता है कि किसी कठोर प्रकृति के दंड के स्थान पर हल्की प्रकृति का दंड दिया जाना। परिहार का अर्थ होता है कि दंड के आदेश की प्रकृति को बदले बिना दंड की मात्रा को कम कर देना। क्षमा का अर्थ होता है कि अपराधी को दंड या दंडादेश से पूरी तरह मुक्त कर देना। प्रिविलंबन का अर्थ होता है कि मृत्युदंड को अस्थायी तौर पर निलंबित कर देना। यह राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियाँ हैं। अब पढ़ते हैं राष्ट्रपति के विशेष वीटो या विशेषाधिकार की शक्तियाँ। यह 4 तरीके की होती है। इसमें पहला आता है आत्यंतिक वीटो, दूसरा आता है विशेषित वीटो, तीसरा आता है निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो आता है। इसमें राष्ट्रपति के 4 वीटो शक्तियाँ होती हैं, आत्यंतिक, विशेषित, निलंबनकारी और जेबी वीटो आते हैं। जिसमें आत्यंतिक वीटो के अंतर्गत आता है ऐसा वीटो जो विधायिका द्वारा पारित विधेयक को पूरी तरह खारिज कर सकता है। ऐसा वीटो जो विधायिका द्वारा पारित विधेयक को पूरी तरह खारिज कर सकता है, यह आत्यंतिक वीटो होता है। विशेषित वीटो वह वीटो होता है जिसमें शक्ति जिसे एक विशेष बहुमत से विधायिका द्वारा खारिज किया जा सकता है। इसे विधायिका द्वारा विशेष बहुमत से खारिज किया जा सकता है। निलंबनकारी वीटो एक ऐसा वीटो होता है जो कार्यपालिका के प्रमुख द्वारा किए गए वीटो को विधायिका पुनर्विचार करके साधारण बहुमत से पुनः पारित करके खारिज कर सकती है। जेबी वीटो वह वीटो होता है जो कार्यपालिका के प्रमुख द्वारा विधेयक पर स्वीकृति अस्वीकृति प्रतिक्रिया की बजाय उसे अपने पास पड़े रहने देना होता है। इसे जेबी वीटो कहते हैं। ये राष्ट्रपति के वीटो और निषेधाधिकार की शक्तियाँ हैं। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 111 के बारे में। अनुच्छेद 111 क्या कहता है? जब संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। जिसमें पहला आता है कि वह विधेयक को अनुमति देने की घोषणा करता है। दूसरा आता है वह विधेयक को अनुमति देने की घोषणा कर सकता है। वह विधेयक को यदि वह धन विधेयक नहीं है तो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, किंतु पुनर्विचार के पश्चात पारित विधेयक पर उसे अनिवार्यता अनुमति देनी होती है। वह बिना कोई निर्णय के विधेयक को अपने पास रोक कर भी रख सकता है, क्योंकि विधेयक पर अनुमति देने या न देने की कोई निश्चित समय सीमा संविधान में नहीं बताई गई है। धन विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्यता अनुमति देनी होती है। यह अनुच्छेद 111 में बंद किया गया है कि जब संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष पेश करते हैं तो उनके पास 3 विकल्प होते हैं। या तो वह अनुमति देगा, या फिर अनुमति देने से मना करेगा, या फिर उस विधेयक को अगर कोई विधेयक धन विधेयक नहीं है तो उसे पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकता है। पुनर्विचार के पश्चात पारित विधेयक पर उसे अनिवार्यता अनुमति होती है, और बिना कोई भी निर्णय किए विधेयक को अपने पास रोक कर भी रख सकता है, और विधेयक पर अनुमति देने या ना देने की कोई निश्चित समय सीमा संविधान में नहीं बताई गई है। और अगर वह धन विधेयक है तो उसमें राष्ट्रपति को अनिवार्यता अनुमति देनी पड़ती है। यह धन विधेयक के संदर्भ में। अब पढ़ते हैं राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में। राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में अनुच्छेद 156 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। 5 वर्ष के भीतर पदावधि को 2 प्रकार से समाप्त हो सकती है, जिसमें पहली आती है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र के माध्यम से अपनी पदावधि समाप्त कर सकता है। दूसरा आता है संविधान का अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 में बताई गई रीति से महाभियोग चलाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति की पदावधि के संदर्भ में 2 तरीके की पदावधि की चर्चा की गई है कि इनकी पदावधि 2 तरीके से समाप्त हो जाएगी। पहला तो एक ही है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकती है। दूसरा एक ही, संविधान का अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 में बताई गई रीति के अनुसार महाभियोग चलाया जा सकता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया किस में है? अनुच्छेद 61 में
और राष्ट्रपति के संबोधित जो पद धारण की तारीख किसमें है, अनुच्छेद 56 में, जिसमें 5 वर्ष की अवधि को बताया तक पद धारण करेगा यह बताया गया। अब पढ़ते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में। महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है? महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होता है जिसके माध्यम से राष्ट्रपति को उसकी पदावधि के दौरान पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध किए गए हैं जो निम्न हैं। सर्वप्रथम आता है कि संसद का कोई सदन राष्ट्रपति के पर संविधान के अतिक्रमण पर आरोप लगाए, इसकी कुछ शर्तें होती हैं जिसमें यह आरोप संकल्प रूप में होना चाहिए, कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना के बाद प्रस्तावित हो, सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित संकल्प हो। चौथा आता है कि सदन की कुल सदस्य संख्या में कम से कम 2/3 बहुमत से संकल्प हो। कौन कौन सा आता है पहले के अंतर्गत? एक तो यह है कि यह आरोप संकल्प के रूप में होना चाहिए। दूसरा, यह कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना के बाद प्रस्तावित हो। तीसरा होता है कि यह सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्य का द्वारा हस्ताक्षरित संकल्प प्रस्ताव हो। और चौथा आता है कि सदन की कुल सदस्य संख्या में कम से कम 2/3 बहुमत से संकल्प पारित हो। यह पहली शर्त है। दूसरा सदन उस का अन्वेषण करेगा तथा राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना बचाव कर सकेगा। यदि संकल्प दूसरे सदन में ऐसे आरोप सिद्ध होने के बाद उस सदन के भी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो संकल्प पारित होने की तिथि से राष्ट्रपति अपने पद से हटा दिया जाएगा। ये राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है और ये हटा दिया जाएगा। अब पढ़ते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति के बारे में अभी हमने राष्ट्रपति के बारे में मुख्य इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या है उनको देखा। अब पढ़ते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। तो उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद जो 64 कहता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 64 कहता है कि राज्यसभा का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अर्हताएं कौन कौन सी हैं, जिसमें आता है पहला आता है कि वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता पूरी करता हो। और अनुच्छेद 66 के क्लॉज 1 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गणों द्वारा होता है। तो उपराष्ट्रपति का जो अनुच्छेद 66 का क्लॉज 1 क्या कहता है कि यह उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गणों द्वारा इसका निर्वाचन होता है। यह निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार होगा और एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और इस निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। और उपराष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होने के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश कर सकता है तथा उपराष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष की होती है, किंतु 2 आधारों पर वह इस अवधि पर पहले भी पदमुक्त हो सकता है। पहला कि वह राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र के माध्यम से और दूसरा उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाए। मतलब पदमुक्त कौन 2 स्थितियों में हो सकता है? एक तो ये कि वह राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र को माध्यम से दे सकता है और दूसरा उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाए उसके संदर्भ में होता है। तो उपराष्ट्रपति के संदर्भ में यह इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे, जिसमें पहला तो ये कि अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, 64 के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसके निर्वाचन के लिए वह भारत का एक नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता पूरी करता हो। और अनुच्छेद 66 के क्लॉज 1 के अनुसार उपराष्ट्रपति निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक गण द्वारा होगा और इनके निर्वाचन के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होगा इनका निर्वाचन और निर्वाचन को मतदान गुप्त होगा तथा उपराष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होने के लिए अपनी उम्मीदवारी भी पेश कर सकता है, जिसमें उपराष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष की होती है, जिसमें वह पदमुक्त 2 आधारों पर होता है। पहला तो ये कि वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे दे और दूसरा होता है कि वह उपराष्ट्रपति को उसे पद से हटा दिया जाए। यह इसके उपराष्ट्रपति के संदर्भ में। अब पढ़ते हैं प्रधानमंत्री के संदर्भ में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, संक्षेप में देख रहे हैं। राष्ट्रपति भारत का वैधानिक प्रमुख होता है जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक होता है और प्रमुख होता है। और औपचारिक दृष्टि से भारत में राज्य का प्रधान राष्ट्रपति जबकि सरकार का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। तो क्या कहता है कि भारत का जो वैधानिक प्रमुख होता है वह राष्ट्रपति होगा और वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है।
औपचारिक दृष्टि से भारत में राज्य का प्रधान जो होता है वह राष्ट्रपति, जबकि सरकार का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री के संदर्भ में अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तो अनुच्छेद 75(1) का क्लॉज 1 क्या कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और राष्ट्रपति के साथ मिलकर प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। और अनुच्छेद 75(2) का क्लॉज कहता है, 75(2) क्लॉज के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। जो मंत्री पद धारण करेंगे वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। राष्ट्रपति के प्रसाद का अर्थ है प्रधानमंत्री के प्रसाद से है तथा प्रधानमंत्री अपने मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है। यदि वह त्यागपत्र ना दे तो राष्ट्रपति से सिफारिश कर उसे मंत्री पद से हटवा सकता है, यह इसका अर्थ होता है। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की सभी बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करता है तथा अनुच्छेद 78 के अनुसार 78 कहता है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होता है कि वह मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय राष्ट्रपति को सूचित करे और राष्ट्रपति कोई जानकारी मांगता है तो वह उसे दे। यह प्रधानमंत्री का मुख्य कर्तव्य होता है। तो इसमें क्या क्या पड़ा प्रधानमंत्री के संदर्भ में? पहला तो ये सरकार का प्रधान होता है और प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होते हैं। अनुच्छेद 75 का क्लॉज 1 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह से करेंगे। अनुच्छेद 75 का दूसरा क्लॉज कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा, जिसमें प्रधानमंत्री अपने मंत्री से त्यागपत्र भी मांग सकते हैं और यदि वह त्यागपत्र ना दे तो उसे राष्ट्रपति से सिफारिश कर उसे मंत्री पद से हटवा सकते हैं। और मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की सभी बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। और अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होता है कि वह मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय राष्ट्रपति की सूचित करे और राष्ट्रपति कोई जानकारी मांगता है तो उसे दे। यह प्रधानमंत्री के संदर्भ में है। अब पढ़ते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में या केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में क्या क्या है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख भी प्रधानमंत्री ही होता है, जो संविधान के अनुच्छेद 74 के क्लॉज 1 में राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। तो इसमें मंत्रिपरिषद का उपबंध किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 74 के क्लॉज 1 के अंतर्गत राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया है। मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल से बड़ा समूह होता है और मंत्रिमंडल में केवल प्रमुख मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री होते हैं। मंत्रियों के विभिन्न स्तर होते हैं, जैसे कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, उप प्रधानमंत्री और किचन कैबिनेट होता है, जिसमें एक एक करके देखेंगे। कैबिनेट मंत्री पहले नंबर। कैबिनेट शब्द मूल रूप से नहीं था तथा इसे संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इस शब्द को अनुच्छेद 352 में शामिल कर लिया गया तथा आपातकाल लागू करने की सिफारिश पर मंत्रिमंडल की सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने की बाध्यता आरोपित कर दी गई। और केंद्रीय मंत्री मंत्रिपरिषद के सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं और वे अपने विभाग या मंत्रालय के प्रमुख होते हैं। यह कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। इसका जो मूल शब्द है वह संविधान में नहीं था, जैसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत शामिल किया गया, अनुच्छेद 352 में इसे शामिल किया गया। अब पढ़ते हैं राज्य मंत्री के बारे में। इन्हें कैबिनेट की बैठकों में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। इसमें दो श्रेणी आती है। पहली तो यह स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होते हैं, दूसरे आते हैं बिना स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री। स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होता है, जबकि बिना स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। तो राज्य मंत्री के कितनी श्रेणियां हैं? राज्य मंत्री कैबिनेट की बैठकों में भाग लेने का अधिकार इन्हें नहीं होता है। इनकी दो श्रेणियां होती हैं। एक तो ये कि स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री और बिना स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री। स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होता है और बिना स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। उपमंत्री के बारे में। उपमंत्री कनिष्ठ या जूनियर मंत्री होते हैं, जो किसी कैबिनेट मंत्री या स्वतंत्र प्रभार मंत्री वाले राज्य मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री यह एक संवैधानिक पद होता है जिसकी संविधान में चर्चा नहीं है। सामान्यतः यह वरिष्ठ प्रभावशाली मंत्री होते हैं जो प्रधानमंत्री के समान प्रभाव रखते हैं और सर्वप्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। किचन कैबिनेट के बारे में।
किचन कैबिनेट यह उन प्रभावशाली मंत्रियों का समूह होता है जिसमें प्रधानमंत्री ज़्यादातर सलाह मशवरा करता है। यह शब्दावली राजनीतिक विशेषज्ञों द्वारा इजाद की गई है तथा गठबंधन की राजनीति के दौर में किचन कैबिनेट की धारणा और ज़्यादा प्रासंगिक हो गई, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरी कैबिनेट के साथ सहज नहीं होता है, तो ये किचन कैबिनेट की अवधारणा को प्रासंगिक हो गई है। अब मंत्रियों के दायित्व के संदर्भ में कि मंत्रियों के क्या क्या दायित्व होते हैं। मंत्रियों के दो तरह के दायित्व होते हैं, एक सामूहिक उत्तरदायित्व और एक होता है ये व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व में अनुच्छेद 75 के क्लॉज 3 में के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जिसका अर्थ होता है कि कैबिनेट द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय मंत्रिपरिषद का सामूहिक निर्णय माना जाता है। अतः यदि मंत्री असहमत होने के बावजूद मंत्रिपरिषद के निर्णय के साथ रहेगा और असहमति को अभिव्यक्त नहीं करेगा और यदि अभिव्यक्त करना चाहता है तो वह मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देकर कर सकता है। मंत्री चाहे जिस भी सदन से हो, सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति ही होगा। और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को अनुच्छेद 75 के क्लॉज 2 के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अतः वह व्यक्तिगत रूप से कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, जिसका व्यवहारिक अर्थ है कि वह प्रधानमंत्री के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। तो इसमें क्या मंत्रियों के दायित्व में क्या बताया गया है। सामूहिक उत्तरदायित्व जो अनुच्छेद 75 के क्लॉज 3 में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में अनुच्छेद 75 के क्लॉज 2 के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और वह प्रधानमंत्री के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। यहाँ पर यह प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद से रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है। अब पढ़ते हैं भारत के महान्यायवादी के बारे में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। भारत के महान्यायवादी भारत सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी या लॉ ऑफिसर होते हैं। यह 3 अधिकारियों को विधि अधिकारी माना गया है। इसमें आते हैं भारत का महान्यायवादी, भारत का महाधिवक्ता और भारत का अपर महाधिवक्ता। इसमें सर्वोच्च स्तर पर महान्यायवादी आते हैं। तो जो महान्यायवादी के संदर्भ में कौन कौन सी इन्हें है या सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। इनके विधि अधिकारी के अंतर्गत 3 आते हैं, जिसमें पहले आते हैं भारत के महान्यायवादी, भारत का महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के अपर महाधिवक्ता एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आते हैं, जिसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यह सर्वोच्च स्तर पर होते हैं। महान्यायवादी के बारे में, महान्यायवादी नियुक्त होने के लिए उन योग्यताओं का होना आवश्यक होता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त होने के लिए होती हैं। इसमें अनुच्छेद 76 के क्लॉज 4 के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। तो अनुच्छेद 76 का क्लॉज 1 क्या चौथा क्या कहता है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा, पद धारण करेगा और इसका पारिश्रमिक भी राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। महान्यायवादी की शक्तियों में अनुच्छेद 76 के क्लॉज 3 के अनुसार महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। इस सुनवाई का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 76 के क्लॉज 3 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 88 क्या कहता है? अनुच्छेद 88 महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन में दोनों सदनों की बैठक तथा संसद की किसी समिति जिसका वह सदस्य है की कार्यवाहियों में भाग लेने बोलने का भी अधिकार होता है और उसे संसद के सदनों में मत देने का अधिकार नहीं होता है। अनुच्छेद 105 के क्लॉज 4 के अनुसार महान्यायवादी को अपने कार्यकाल के दौरान संसद सदस्यों को प्राप्त होने वाली सभी उन्मुक्तियाँ एवं विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं। महान्यायवादी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट रहे। अब पढ़ते हैं भारत के महाधिवक्ता या सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार के दूसरे विधि अधिकारी होते हैं और जिनका प्रमुख कार्य महान्यायवादी की सहायता से करना है। महान्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है और महाधिवक्ता का पद संवैधानिक ना होकर यह वैधानिक है। ऐसे ही भारत के अपर महाधिवक्ता की नियुक्ति महाधिवक्ता की सहायता करने के लिए की गई है तथा यह पद भी वैधानिक है। तो कोई क्या है इसमें जो महान्यायवादी हैं उनको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत संवैधानिक पद बताया गया हो। महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता को एक वैधानिक ही है, इनका पद वैधानिक ही है। यहाँ पर हमारा यह टॉपिक फिनिश होता है जिसमें हमने पढ़ा है राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में, भारत के महान्यायवादी के बारे में और भारत के महाधिवक्ता के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में हम संघीय विधायिका को पढ़ेंगे जो इसके आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे।
इसी तरीके से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।